तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस खूबसूरत से चैनल पर। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर स्टार्ट कर रखा है और स्टार्टिंग के 3 लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूं और ये आपका लेक्चर 4 होने वाला है, जिसके अंदर हम बात करेंगे बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। ठीक है। और इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि कैसे गैमेटोजेनेसिस होता है, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है और स्पर्म बनता है। देन हमने देखा था फीमेल में oogenesis होता है और ओवा बनता है या एग बनता है। ठीक है। तो उसके अंदर अपन ऑलमोस्ट सारे प्रोसेस देख चुके थे हम, और किस तरीके से जो कॉम्प्लिकेशन आती है फीमेल के गैमेटोजेनेसिस के अंदर। आपको पता ही होगा कि फीमेल के अंदर बहुत सारे केसेस आ जाते हैं, जैसे कि पहले ही प्राइमरी oocyte बनता है, देन फॉलिकल उसके अराउंड बनता है, ग्रेनुलोसा की लेयर बनती है, एंड कहीं वो चला जाता है किसमें, आपके मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के डिप्लोइडिंग स्टेज के अंदर वो अरेस्ट हो जाता है। एंड कब वो बाहर आता है ये मैं आपको बता चुका था कि उसका सेकेंडरी फॉलिकल बनते ही, सेकेंडरी फॉलिकल जब वो बन जाता है देन उसका मियोसिस 1 स्टार्ट होता है, यानी वो जो अरेस्ट हुआ तो वहां से बाहर आता है एंड फिर वो कंप्लीट हो जाता है टर्सरी फॉलिकल पर, यानी ये स्टेज होती है आपका प्यूबर्टी वाली। देन वहां से डिवीजन स्टार्ट होता है, मियोसिस 1 कंप्लीट होता है, देन रिडक्शन डिवीजन होता है और एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है, देन सेकंड मतलब आपको सेकंड oocyte मिलता है, सेकेंडरी oocyte। और वही सेकेंडरी oocyte कहाँ चला जाता है, मियोसिस सेकंड के अंदर, मतलब मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाता है और कहाँ चला जाता है उसके अंदर, मियोसिस सेकंड के मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट हो जाता है। ओके। कब तक, जब तक ओवा के पास स्पर्म ना आए, और जैसे ही ओवा के पास स्पर्म आता है कांटेक्ट में, वैसे ही वहां से मियोसिस सेकंड भी कंप्लीट हो जाता है एंड सेकंड पोलर बॉडी बनती है एंड आपको मिलता है ओवा। ओके भाई, ये तो अपना रिकैप था। अब बात करते हैं आज के लेक्चर की। आज के लेक्चर में मैंने बता ही दिया है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं टुडेज लेक्चर विद माय इंट्रो। एज यू ऑल नो माय नेम इज जफर शेख एंड स्वागत है आप लोगों का इस बेहतरीन से चैनल पे जिसका नाम है ट्राइमोटिव। टॉपिक डालेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जैसा कि हम सभी जानते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक माना जाता है एंड हर साल, चाहे आप देख लो पिछले साल का पेपर या उससे पिछले साल का, आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके ऊपर केस बेस्ड स्टडी मिलती है, यानी कहीं ना कहीं 4 मार्क्स का अकेला ये एक टॉपिक है। ओके। तो इसको समझना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना ज्यादा कि ये अपनी वेटेज लेके बैठा हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको पता ही है, इसको आप बोलोगे तो देखो टॉपिक क्या आएगा, रिप्रोडक्टिव साइकिल। रिप्रोडक्टिव साइकिल। ओके। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल कैसी साइकिल है ये आप बोलोगे, ये है द ड्यूरेशन ऑफ फीमेल साइकिल या रिप्रोडक्टिव साइकिल, जो कहां से कहां तक होती है। याद रखना ये आपके कुछ ड्यूरेशन फिक्स होते हैं, यानी फीमेल के अंदर एक टाइम पीरियड आता है। जो टाइम पीरियड क्या होता है, आप बोल सकते हो कि प्यूबर्टी के बाद हर फीमेल के अंदर ये रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है। तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, आप लिखोगे द ड्यूरेशन in female, लिखो द ड्यूरेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल रेंज फ्रॉम, जनरल सी बात है भाई, कईयों के अंदर ये कम डेज का होता है, ऑन एन एवरेज अपन देखते हैं इसे 28 दिनों का, लेकिन कईयों के केस में बहुत कम भी होता है, कई में बहुत ज्यादा होता है। तो आप ये बोल सकते हो, अपन वैसे तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज में बोले तो 28 to 29, बट कई केसेस में क्या होता है, +2 और -2 भी हो जाता है। +2 यानी 2 दिन एक्स्ट्रा भी चले जाते हैं और 2 दिन पहले भी ये चीजें हो सकती है। तो आप इसमें ये भी लिखोगे +2 या -2 डेज। ओके, समझ में आ रहा है। अब देखो रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होती है ना, रिप्रोडक्टिव आपका जो साइकिल है ये अलग अलग होती है। ह्यूमन के केस में या प्राइमेट्स के केस में क्या होता है, आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है। ठीक है। और बाकी नॉन प्राइमेट के केस में आपको ऑस्ट्रस साइकिल देखने को मिलती है। अब ऑस्ट्रस साइकिल क्या होती है, देखो मेल्स, मतलब मेल्स कह रहा हूँ, ह्यूमन के केस में क्या होता है, ह्यूमन के अंदर जो फीमेल वाला पार्ट है, यानी फीमेल का जो तबका है, उनके अंदर क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। ओके। बट फीमेल जो अदर है आपके नॉन प्राइमेट्स है,
उनके केस में ऐसा ज्यादा नहीं देखा जाता है, ठीक है। और टाइम भी जो होता है ये वेरी करता है, ये जो ड्यूरेशन है ये भी वेरी करता है। ओके, तो अपने को मेन मेन चीजें पढ़नी है, इतना ज्यादा इसके बारे में मतलब फालतू की चीजें इकट्ठी नहीं करनी, मेन पॉइंट आते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, याद रखना, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आप याद रखोगे तो याद रखना फीमेल में ये कब स्टार्ट हो जाती है, स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी, ठीक है। प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है इन गर्ल्स, है ना, इन गर्ल्स। और इसी को हम नाम देते हैं मेनार्क। मेनार्क क्या है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, याद रखना। एंड वही अगर बात करें तो ये स्टॉप हो जाता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टॉप एट 45 to 50 ईयर्स इन फीमेल, और इसको हम नाम देते हैं मीनोपॉज, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अब अपने को क्या क्या देखने मिलता है, देखो ये तो मैंने बोला मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, देखो मेंस्ट्रुएशन क्या होता है कि ब्लीडिंग का बाहर आना, क्रैम्प्स आना, वो मेंस्ट्रुएशन होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक टाइप की ये क्या है, साइक्लिक इवेंट है, ये साइक्लिक इवेंट होता है, ठीक है, जो एनसीईआरटी कहती है इट इज साइक्लिक इवेंट्स ऑफ वन menstruation till next menstruation is called as menstrual cycle। यानी अगर आप गौर से देखो तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, एक मेंस्ट्रुएशन, एक महीने के अंदर एक मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ और वो तब तक चला जब तक अगले महीने का मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट नहीं हो गया। तो इस पूरे साइकिल को अपन क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। क्लियर, तो यहाँ तक कुछ कुछ चीजें जो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। देन आप बात कर लेते हैं कि पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है। तो पहली जो है आप देखना, मेनली दो साइकिल इन्वॉल्व होती है, एक होती है ओवेरियन साइकिल और एक होती है आपकी यूट्राइन साइकिल। यानी मैं बोलूं तो इसके अंदर आपको एक ओवरी के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं और एक होता है आपको यूट्रस के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो पढ़ लेते हैं कहां कहां पे क्या क्या चेंजेस आते हैं। इन ओवेरियन साइकिल, एंड सेकंड बात करेंगे इन यूटेराइन साइकिल। क्या चेंजेस होते हैं, मतलब कौन कौन से फेज होते हैं। तो याद रखना बेसिकली अपन है ना पूरे इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेज पढ़ने होते हैं हमें, ठीक है। 4 फेज होते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। मतलब ऐसा मान लो कि अगर आपको वो चीजें याद नहीं है तो आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल ही नहीं आता। ओके, तो अगर मैं ओवेरियन साइकिल की बात करूं तो ओवेरियन साइकिल के अंदर सबसे पहला जो फेज पढ़ना होता है हमें वो होता है फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज। ओके भाई, फॉलिकुलर फेज होता है ओवेरियन साइकिल के अंदर। देन उसके बाद फॉलिकल बनने के बाद हमने पढ़ा था ना प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी, ग्राफियन, उसके बाद क्या हुआ था, ओव्यूलेशन हुआ था। यानी सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गया था आपका किससे, ग्राफियन फॉलिकल से। तो दैट फेज इज नोन एज ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। उसी के बाद अगर आप थर्ड फेज देखो, एक बार ओवुलेशन हुआ था यानी आपने देखा होगा सेकेंडरी oocyte बना एंड जो फिर आपका ग्राफिन फॉलिकल का बड़ा सा स्ट्रक्चर था वो रप्चर हो गया था, वो डीजेनरेट मतलब बोल सकते हो उसके अंदर से निकल के जब सेकेंडरी oocyte बाहर निकला बचा हुआ हिस्सा जो था उसको कॉर्पस ल्यूटियम कहा था हमने। यानी वो एक ऐसा फेज जहां पर कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन हो रही थी। तो उस फेज को हम कहते हैं ल्यूटियल फेज। ओके भाई,
तो ये याद रखना, ये 3 फेज यहाँ पे हो गए। अब इस तरफ आ जाओ। अब इस तरफ अगर आप देखोगे तो गौर से देखना यहाँ पर ये, अच्छा एक बात बता दूं, ये जो साइकिल यहाँ चल रही है, ये जो फेज यहाँ चल रहे हैं, वही सेम फेज यहाँ चल रहे होते हैं, मतलब साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं। ओके भाई, हर महीने महीने चीजें होती रहती है। तो सबसे पहला फेज जो यहाँ पर होता है वो होता है यूट्राइन के अंदर, हम मानते हैं मेंस्ट्रुअल फेज को, यानी जिस टाइम पे फीमेल्स के अंदर ब्लीडिंग होती है। हम हमेशा क्या मानते हैं कि ब्लीडिंग हुआ तो वो आपकी पहली मेंस्ट्रुअल खत्म, अब वहां से चीजें स्टार्ट होगी तो मतलब नई शुरुआत होगी, तो अपन इसलिए उसको पहला ही स्टेज मान के चलते हैं। देन आता है हमारा सेकंड फेज, दैट इज सिक्रेटरी फेज, सॉरी सेकंड फेज आता है हमारा प्रोलिफेरेटिव फेज, यानी एक ऐसा फेज जिस फेज के अंदर जो एंडोमेट्रियम की लेयर है वो बन रही है, यानी उसके अंदर थिकनिंग हो रही है, क्योंकि ब्लीडिंग हुई तो ब्लीडिंग के साथ साथ जो एंडोमेट्रियम की लेयर थी ना वो ही पूरी तरीके से शेड ऑफ हो गई, समझ रहे हो। देन अब उसका दोबारा बनना जरूरी है, क्योंकि मान लो जो अगर जाइगोट बन गया, स्पर्म मिला हुआ के साथ और जाइगोट की फॉर्मेशन हुई तो वो आएगा, और अगर आप वहां पर इम्प्लांटेशन करने जाएगा तो उसको चाहिए कुशन लाइक स्ट्रक्चर, समझ रहे हो। और कुशन लाइक स्ट्रक्चर कब बनेगा, जब आपको एंडोमेट्रियम की थिकनिंग मिलेगी, और एंडोमेट्रियम की थिकनिंग अगर नहीं मिलती है तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, मिसकैरेज हो जाएगा, समझ रहे हो। देन इसीलिए हमें प्रोलिफेरेटिव फेज देखने को मिलता है। उसके बाद आता है तीसरा फेज, दैट इज लूटियल फेज, सॉरी लूटियल फेज कह रहा हूं, लूटियल तो वहां पर था, यहाँ पर आएगा सिक्रेटरी फेज। ओके, अब अगर आप एक चीज नोटिस करो तो मैं एक चीज बताता हूं, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, जो फॉलिकुलर फेज होता है, फॉलिकुलर फेज स्टार्ट होता है 6 से लेके 13th डेज के आसपास, ठीक है, 13 डेज। अब अगर आप यहां देखो ओव्यूलेटरी फेज, तो ओव्यूलेशन कब होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, पता ही होगा कि ये होता है 14th डे पर, यानी मेंस्ट्रुअल जो चल रहा है ना, मेंस्ट्रुएशन या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल, इस पूरी साइकिल का जो 14th यानी 14वां दिन जो होता है, उसी दिन क्या होता है, सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकल जाता है। देन आता है ल्यूटियल फेज, तो ल्यूटियल फेज चलता है 15 से लेकर 28वें दिन तक, समझे। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि 6 से स्टार्ट हुआ, 13 तक गए, 14वें दिन तो ओव्यूलेशन हो गया, यानी सेकेंडरी ओसाइट बाहर आ गया, फिर 15 से लेकर 28 दिन तक गए। अगर यहाँ बात करूं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, मेंस्ट्रुअल फेज की, तो भाई ब्लीडिंग कितनी होती है, जनरली आपने सुना होगा या फिर आपको पता होगा, फीमेल हो अगर आप तो आपको जानते हो भाई 1 हफ्ते के आसपास आप मान के चलते हो, है ना, कि 1 हफ्ता होता है। और इसी को एनसीईआरटी मेंशन करती है कि मान लो फर्स्ट डे से लेकर 5th डे तक क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज होता है, यानी ये बहुत ज्यादा एक्टिव फेज होता है, इस टाइम पे ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है फीमेल के अंदर। ओके, बाकी उसके आगे के 2 दिन किसी के आगे पीछे मैंने बताया ना, +2 -2 होता है। देन प्रोलिफरेटिव फेज की अगर आप बात करो तो ये स्टार्ट होता है 6 से लेकर 13th डे तक, ये भी चल रहा होता है। ओके, 13 डे तक ये चल रहा होता है। और एक चीज देखो, यहाँ पर ये फेज जो स्टार्ट होता है वो होता है 15th से लेकर 28th डे तक, ये वाला फेज चलता है। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पर जो 6 से 13वें दिन तक चल रहा था फॉलिकुलर फेज, वही यहाँ पर प्रोलिफेरेटिव फेज का भी टाइम है, 6 से 13 दिन तक। जो यहाँ पर ल्यूटियल फेज का टाइम था, यानी 15 से लेकर 28 तारीख तक, मतलब 28वें दिन तक, वही यहाँ पर सेक्रेटरी फेज का है, यानी 15 से लेकर 28वां दिन, ठीक है। तो यहाँ अगर आप गौर से देखो, ये वाला फेज और ये वाला फेज, फॉलिकुलर फेज एंड प्रोलिफरेटिव फेज, बोथ वर्क या अकर साइमल्टेनियसली इन कॉन्सेक्यूटिव डेज, ठीक है। उसके अलावा अगर आप यहाँ देखोगे, ल्यूटियल फेज को देखो या फिर सेक्रेटरी फेज को देखो, दोनों एक साथ चल रहे होते हैं, साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं। इसीलिए मैंने कहा टोटल 4 फेज पढ़ने होते हैं हमें। 4 फेज कौन कौन से, देखो ओवरी के अंदर भी 3 फेज चल रहे होते हैं, और आपके यूटेराइन वॉल के अंदर, यूटेराइन साइकिल में भी 3 चल रहे होते हैं, लेकिन उनमें से 2, चाहे यूटेराइन को हो चाहे आपके ओवेरियन हो, ये दोनों के दोनों एक ही जैसे होते हैं, एक ही डेज में चल रहे होते हैं, तो दोनों को हम एक साथ पढ़ लेते हैं। लेकिन 2 अलग हैं यहाँ पर, अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पर देखो ओव्यूलेटरी फेज अलग है, ये 14वें दिन होता है, एक ये फेज, और एक हो गया आपका मेंस्ट्रुअल फेज जो कि 1 से 5वें दिन में हो जाता है। तो ये तो थोड़ा अलग फेज है, ओके, तो इनको अलग से पढ़ना होता है,
समझ में आया आपको? अगर समझ में आया है बच्चों तो ये एक बार नोट करो, फिर अपन क्या देखेंगे कि किस किस फेज में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ओके, तो बच्चों आपने इसे उतार लिया होगा। चलिए अब इसको इरेज करके देखते हैं कि कौन से फेज में क्या क्या चेंजेस आ रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहला फेज अपन देखेंगे मेंस्ट्रुअल फेज। अब क्या है मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर, मैंने जैसे कि आपको बताया, अभी थोड़ी देर बाद अपन इसका पूरा ग्राफ देखेंगे जो एनसीईआरटी ने बता रखा है, तो कुछ कुछ चीजें देखते जाओ। मेंस्ट्रुअल फेज एक ऐसा फेज जहां पर आप लोगों को ये तो याद होगा, जब मैं आपको गैमेटोजेनेसिस पढ़ाया था या फिर फीमेल का पार्ट पढ़ाया था मैंने, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो मैंने आपको ओवरी का डायग्राम बनवाया था और मैंने ये बताया था कि किस तरीके से प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफिन फॉलिकल तक बनता है ड्यू टू एफएसएच, है ना। उसके बाद जब वहां से ग्राफिन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte निकल जाता है, सेकेंडरी oocyte जब निकल जाता है, मान लो ये ग्राफिन फॉलिकल था, ये ग्राफिन फॉलिकल है, ठीक है, और इसके आसपास आपको वही मिलेगा, ग्रेनुलोसा, थीका, इंटरना वगैरह वगैरह। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सेकेंडरी oocyte। मान लो मैं कह रहा हूँ यहाँ से ये सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गया, ओके, तो ये क्या बच जाएगा, आपका कॉर्पस ल्यूटियम बचेगा। और मैंने आपको कहा था कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है बेटा, ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है, ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये मेंटेन रहता है ड्यू टू एलएच, ठीक है। और ये एलएच कौन सिक्रेट करवा रहा था, पिट्यूटरी हार्मोन। मतलब ये क्या है, पिट्यूटरी हार्मोन है, उसको कौन कौन मेंटेन कर रहा था, पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। जब तक एंटीरियर पिट्यूटरी से एलएच निकल रहा होगा तब तक आपका कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा, और जब तक ये कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा तब तक ये सिक्रेट करवाएगा दो हार्मोन, दो नहीं वैसे तो तीन बोल सकते हो, एक तो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, और इनिबिन है। लेकिन मान लो ये कब तक रहेगा, कब तक ये रहेगा कॉर्पोलेटिव, जब तक मान लो अगर स्पर्म आया और उसने एग को फर्टिलाइज कर दिया, तो ये तो पूरे लॉन्ग टाइम तक रहेगा जब तक इम्प्लांटेशन, मतलब पूरी चीजें डेवलपमेंट वगैरह नहीं हो जाती, ठीक है, बेबी की। लेकिन अब एग वेट कर रहा है, स्पर्म नहीं आया, एग ने वेट करा, स्पर्म नहीं आया, तो क्या होगा उस टाइम पर कि धीरे धीरे एलएच का अमाउंट घटता जाएगा, धीरे धीरे एलएच का अमाउंट घटता जाएगा, और ये जैसे जैसे घटता जाएगा वैसे वैसे कॉर्पस ल्यूटियम भी बनना बंद हो जाएगा। और जैसे जैसे कॉर्पस ल्यूटियम बनना बंद होगा, तो ये बात याद रखना, जो प्रोजेस्टेरोन होता है, ये प्रोजेस्टेरोन ही कहीं ना कहीं मेंटेन कर रहा होता है, मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम की लेयर को, एंडोमेट्रियम की वॉल को ये मेंटेन कर रहा होता है। आप खुद बताओ, आप खुद सोचो कि जब एलएच नहीं तो कॉर्पस ल्यूटियम नहीं होगा, और कॉर्पस ल्यूटियम नहीं होगा तो ये हार्मोन, ये हार्मोन, ये हार्मोन कोई से नहीं होगा, और जब ये नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम की लेयर या वॉल अपने आप क्या हो जाएगी, बननी बंद हो जाएगी, और जो बनी हुई वॉल होगी वो बाहर आ जाएगी। और जैसे ये एक चीज और, जैसे प्रोजेस्टेरोन आपका बनना बंद होता है, तो ये चीज लीड करता है, ये लीड करता है किसको, सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि मेल के केस में क्या करवाता है ये, मेल के केस में क्या है, जनरली तो बताया था मैंने, फीमेल के केस में ये फीमेल के यूट्रस के अंदर ही तो कॉन्ट्रेक्शन करवाता है। बात अलग है कि सीमन के थ्रू भी वो आता है फीमेल के अंदर, ताकि स्पर्म मोटाइल होकर आगे जा सके, समझ रहे हो, ताकि फीमेल के अंदर यूट्रस को जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा उतना ही भाग जो स्पर्म है उतना ही तेज भागेगा, समझ रहे हो। तो अब क्या है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे ही सिक्रीट होना स्टार्ट होगा वैसे ही कहीं ना कहीं ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करवाएगा बेटा, ये स्टार्ट करवा देगा कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रस। और जैसे यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, इट मींस कि यहां से ये लीड करेगा कहीं ना कहीं ब्लड के लॉस को, यहां से निकलेगा ब्लड लॉस होगा। और फीमेल के अंदर ऑन एन एवरेज 50 से लेकर 150 ml के आसपास ब्लड क्या हो जाता है, लॉस होता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फेज, या जिसको अपन पीरियड्स भी कहते हैं। ओके, तो ये तो मैंने आपको रफली समझाया कि क्या होता है मेंस्ट्रुअल फेज के केस में। अब फटाफट से इस चीज को लिख लेते हैं। ओके, किसी को उतारना हो तो उतार सकते हो, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हेडिंग डालेंगे,
हेडिंग डालेंगे। हेडिंग क्या है हमारा? पहला फेज जो कि है मेंस्ट्रुअल फेज। जैसे कि मैंने बताया मेंस्ट्रुअल फेज आपका चलता है किसी फीमेल के अंदर 1 से लेकर 5वें दिन तक, ठीक है, डे 1 से 5th डे तक। और मैंने आपको अभी बताया कि जब तक कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा, मान लो जो ये एंटीरियर पिट्यूटरी था, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या सिक्रेट कर रहा था? ये रिलीज कर रहा था एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वैसे तो फुल फॉर्म यही है एलएच, ठीक है। और यही एलएच क्या कर रहा था बेटा? आप देखोगे ये एलएच क्या कर रहा था, ये मेंटेन रख रहा था। मेंटेन कर रहा था किसको? कॉर्पस लूटियम को, लूटियम को, ठीक है, कॉर्पस लूटियम को। और जो ये कॉर्पस ल्यूटियम है, ये कॉर्पस ल्यूटियम का मेन काम क्या था अगर आप देखो तो? कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करवाता है कुछ हार्मोन, यहां लिख सकते हो आप, ये रिलीज करता है कुछ हार्मोन। उन हार्मोन में से मेन जो हमारे काम के हैं वो दो हैं, ऐसे लिख लेना यहाँ से एरो बनाकर, दूसरे कलर ले लो इससे अच्छा, पूरा इरेज कर लेते। यहाँ पर दूसरा अपन क्या करेंगे, कलर से बनाएंगे ताकि थोड़े से नोट सुंदर बने और तुम्हारा पढ़ने का मन करे। अब ये रिलीज करवाता है दो हार्मोन मेनली, एक होता है प्रोजेस्टेरोन, दूसरा होता है एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन की मैं बात करूं तो एस्ट्रोजन कहीं ना कहीं, एस्ट्रोजन का तो मेन काम होता है भाई, ये थिकनिंग करवा रहा होता है, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। और दूसरा ये जो प्रोजेस्टेरोन है ये मेंटेन कर रहा होता है एंडोमेट्रियम, मेंटेनेंस एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो जैसे ही मान लो एलएच डाउन जाएगा, एलएच का क्या हुआ, अमाउंट लो हो गया, मान लो यहां लिख लेते हैं, सॉरी यहां देखो, व्हेन एलएच या फिर अमाउंट ऑफ एलएच, अमाउंट ऑफ एलएच बिकम लो, जैसे ही एलएच का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम होगा, तो ये क्या लीड करेगा, आप लिखोगे ये लीड करेगा डीजनरेशन ऑफ, डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम, ठीक है। अब जैसे ही मान लो कॉर्पस ल्यूटियम का डीजनरेशन हुआ, यानी वो बिगड़ना, खराब होना स्टार्ट होगा, यानी गायब होना स्टार्ट होगा, तो कहीं ना कहीं याद रखना इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कहां पर, इन दो हार्मोन पे जो ये रिलीज कर रहा था, ये स्टॉप कर देगा, इट स्टॉप, यहां लिख देता हूं मैं, इट विल स्टॉप रिलीजिंग ऑफ प्रोजेस्टेरोन। और अगर आप नोटिस करो तो प्रोजेस्टेरोन ही था जो मेंटेन कर रहा था एंडोमेट्रियम को, है ना, क्योंकि थिकनिंग तो बात की बात है, थिकनिंग तो कराता रहेगा, लेकिन मेंटेनेंस जरूरी था। लेकिन जैसे ही ये क्या कर रहा था, मेंटेन एंडोमेट्रियम, ओके, ये क्या कर रहा था, मेंटेन कर रहा था एंडोमेट्रियम को। लेकिन जैसे ही यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम ने इसको रोक दिया, स्टॉप मतलब बनाना स्टॉप कर दिया, तो क्या होगा भाई, यहाँ एक ही चीज होगी, यहाँ होगा एक ही काम कि ऑटोमेटिकली
थोड़ा सा ग्राफ ऊपर जा रहा है भाई, ये समझ लेना, बोर्ड ऐसा ही है, तो आप ऐसे समझ के चलना। आप अपनी कॉपी में चाहो तो ऐसे इस तरीके से ब्लॉक वाइज बना लेना, ऐसे 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 इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा मैंने पैटर्न थोड़ा रॉन्ग यूज कर लिया, इसी वजह से ऐसा दिख रहा है, बट समझ लो प्रोजेस्टेरोन जैसे ही प्रोजेस्टेरोन बनना बंद हो जाएगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, शेड ऑफ होना स्टार्ट होगा। एंडोमेट्रियम एंडोमेट्रियम विल स्टार्ट ब्रेक डाउन, ब्रेकिंग डाउन। यानी क्या होगा, जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हुआ, तो साइड साइड में अपन देख लेते हैं, जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो गया, डाउन हुआ, जैसे ही ये डाउन हुआ, तो जो आपका प्रोजेस्टेरोन, जो ये एंडोमेट्रियम की वॉल है, वो टूटना स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे जैसे वो टूटेगी तो वो ब्लड के थ्रू, मतलब ब्लड के थ्रू क्या बोल सकते हैं भाई, ऑब्वियस सी बात है, जो एंडोमेट्रियम की वॉल होती है उसके अंदर वो कैसे होती है, ग्लैंडुलर होती है और सिक्रीटिंग होती है, सिक्रीटरी होती है, जिसकी वजह से ब्लड के साथ वो बाहर आएगी। ओके, और उसी के साथ साथ एक बात और याद रखना कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्रोजेस्टेरोन जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल घटेगा, वैसे ही ये सिग्नल भेजेगा। सिग्नल क्या भेजेगा, आप बोल सकते हो ये कॉज बनेगा, कारण बनेगा, एक चीज और सिक्रेट करवाएगा साथ साथ, और वो चीज है प्रोजेस्टेरोन, सॉरी प्रोजेस्टेरोन नहीं, प्रोस्टाग्लैंडिन। ये क्या सिक्रेट करवाएगा, इट सिक्रीट प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और हम जानते हैं जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है वो यूट्रस के अंदर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम करता है, तो ये क्या करवाएगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब एक बार स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो सारा का सारा जो एंडोमेट्रियम का जो लेयर है, मेम्ब्रेन है, वो शेड ऑफ होके वेजाइना के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एट द एंड में कि कितना अमाउंट, जनरली आप यहाँ पे लिख लेना, नोट डाल के लिखना। जनरली ड्यूरिंग पीरियड्स एवरेज फीमेल लूज 50 से 150 ml ऑफ ब्लड। ठीक है भाई, ये चीज याद रखना, इसको आप डब्बे में बंद करो, ओपी पॉइंट बनाकर लिख लो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल फेज। अब बात कर लेते हैं अपन बाकी के फेजेस की, तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। तो चलिए बच्चों, आपने इसे उतार ही लिया होगा, है ना, तो वैसे भी आसान है, तो ज्यादा टफ नहीं है। अब बात करते हैं किसकी, सेकेंड फेज, दैट इज, अगर ओवेरियन की बात करें तो फॉलिकुलर फेज, और अगर यूटेराइन की बात करें तो प्रोलिफरेटिव फेज, क्योंकि दोनों एक साथ चलता है तो दोनों एक साथ देख लेंगे। थोड़ा बहुत समझा दूंगा कि कैसे क्या हो रहा है कहां पर, बट देख लो एक बार। सेकेंड जो फेज हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज। जैसा कि इससे पहले ही मैंने आपको बताया था कि दोनों फेज साइमल्टेनियसली चलते हैं, और कब से कब तक चलते हैं, 6 से लेकर 13th डे तक, यानी छठे से लेकर 13वें दिन तक ये चल रहा होता है पूरा। अब होता क्या है, जनरल सी बात है, ओवरी के अंदर डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल चल रहा होता है, जैसे कि बता देता हूं, एनसीईआरटी ने दिखाया होगा और हमने भी देख ही रखा है, ऐसा याद है आपको कुछ, मैंने आपको बताया था कि ये ओवरी है, ये ओवरी है। अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो गया ना, मेंस्ट्रुअल फेज खत्म हो गया, तो दोबारा से सब कुछ स्टार्ट होगा, सारे पीरियड्स, सारे फेज सब दोबारा स्टार्ट होंगे। याद करो, ये आपका ओवरी था, ओवरी के अंदर यहाँ पर कहीं पर मैंने बताया था ये आपका प्राइमरी
फॉलिकल था। इस प्राइमरी फॉलिकल के अंदर आपको क्या मिल रहा था, प्राइमरी oocyte था, फिर ये सेकेंडरी में चला गया, फिर ये टर्सरी में चला गया था, फिर इसके बाद ये ग्राफियन में कन्वर्ट हो गया था, याद हो तो। और देन यहाँ से ग्राफियन कहाँ आ गया था, यहाँ पर। फिर इसके बाद हमने देखा था ये कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर कन्वर्ट हो गया था। तो ये नहीं बोलेगा छोटा बच्चा लग रहा है देखने में। देन ये आपका चला गया था किसमें, अगेन कॉर्पस, और एट द एंड में चला जाता है, डीजेनरेट हो जाता है अगर स्पर्म ना आए तो। ओके, तो अगर आप इसमें देखो तो ये हमने पढ़ रखा है पहले से ही। यहाँ पर होता है प्राइमरी oocyte, यहाँ पर भी वो वही रहता है, बस फर्क इतना है कि इसके ऊपर कुछ कुछ ग्रेन्युलोसा की लेयर बन जाती है, ग्रेन्युलोसा की लेयर बन जाती है, यहाँ पे बन जाती है, और यहाँ थोड़ी ज्यादा बन जाती है। ओके ना। फिर आगे देखोगे तो ये टर्सरी था, तो यहाँ पर तो आपका फिर भी अभी क्या है, प्राइमरी कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी में, बट चीजें थोड़ी सी ऐसे चल रही है तो देखते जाते हैं। ठीक है, टर्सरी है, यहाँ मिलेगा आपको एंट्रम, और इसके ऊपर थोड़े थोड़े से यही ग्रेनुलोसा की लेयर और बढ़ जाती है, और थीका एक्सटर्ना इंटरना, यही चीजें मतलब फॉलिकुलर के केस में होती है। ठीक है, तो अलग अलग देख लेते हैं। यहाँ पर हो रहा है फॉलिकुलर फेज देख रहे हैं हम यहाँ पर। तो इस केस में क्या हो रहा है भाई साहब, आपका फॉलिकल बन रहा है, उसके ऊपर ग्रेनुलोसा की लेयर बन रही है, देन आगे दोबारा और बन रही है, फिर टर्सरी के केस में और बन रही है, ठीक है एक्सटर्नल, ठीक है इंटरनल बन रही है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर और ज्यादा जो एंट्रम है फुल्ली मिच्योर हो चुका है, और ये फ्लूइड फिल्ड होता है तो हमें पता है। उसके बाद हम देखेंगे कि यहीं पर जो हमारा ये था ना, ये सेकेंडरी oocyte, ये सेकेंडरी oocyte अपने आसपास एक लेयर बना लेता है ना, और इस लेयर के ऊपर क्या कहते थे भाई, याद करो, जोना पेलुसिडा की लेयर कहते हैं इसको। जो कौन बनाता है, ये सेकेंडरी oocyte बनाता है। और इसी के चारों तरफ क्या बन जाता है, किसी के चारों तरफ हमने पढ़ा था ग्रेनुलोसा की लेयर और ज्यादा थिकनिंग कर लेता है अपने चारों तरफ से। ठीक है, बस यही बात बतानी थी आपको। और ये किसके इन्फ्लुएंस में होता है, ये एफएसएच के इन्फ्लुएंस में होता है, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक एफएसएच ही है। ओके, तो आप लिख सकते हो फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। समझे गाइस, यहाँ पे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है फॉलिकल्स का। लेकिन अब क्या होता है, देखो आप यहाँ पे देखो, होता तो बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, छोटे छोटे फॉलिकल बहुत होते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ही आगे जाता है। तो याद रखना, जो डोमिनेंट फॉलिकल होगा, जो मतलब सबसे ज्यादा हेल्दी होगा ना फॉलिकल, वही दो चीजें और सिक्रेट करता है, दो चीजें सिक्रेट करता है, देख लेते हैं। एक तो एस्ट्रोजन, एक तो सिक्रेट कर रहा होता है एस्ट्रोजन, दूसरा इनहिबिन। जैसा कि कहीं पर भी एस्ट्रोजन आ जाए तो भाई आग बंद करके बता देना कि उसका काम एक ही है, और वो काम है थिकनिंग करवाना एंडोमेट्रियम की। तो ये क्या करवा रहा होगा, थिकनिंग करवा रहा होगा, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। इसको अभी अपन देख लेंगे। ओके, और इनहिबिन का काम क्या है भाई, ये देख लो, इनहिबिन का काम होता है कि ये क्या करता है, ये करवाता है बाकी के जो फॉलिकल होंगे, कि मैंने बताया ना डोमिनेंट जो होगा, डोमिनेंट ही आगे बढ़ना चाहता है हमेशा। जो डोमिनेंट होता है उसका नाम भी लिखा कि वो सबको दबा के चलेगा और खुद ही अपने आप को आगे बढ़ा के चलेगा। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, सप्रेस करेगा, ये सप्रेस करेगा, सप्रेस अदर फॉलिकल्स। समझे, ये अदर फॉलिकल्स को सप्रेस कर देता है। तो यही था आपका फॉलिकुलर फेज। यानी क्या हो रहा है, प्राइमरी फॉलिकल, यहां आपका प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्सरी है, ये ग्राफियन है। इनके बनने को ही तो हम फॉलिकुलर फेज बोल रहे हैं, क्योंकि इसके बाद तो यहां से क्या होता है, यहां से हम देखते हैं तो यहां से सेकेंडरी oocyte, यहां से क्या होता है, यहां से सेकेंडरी oocyte तो बाहर ही आ जाता है, और इसी प्रोसेस को तो अपन ओवुलेशन कहते हैं, जो कि अपन इसके बाद पढ़ने वाले हैं। समझ में आया। तो यहां तक के फेज को अपन क्या कहते हैं, फॉलिकुलर फेज। अब ये मैंने कहा दो चीजें एक साथ चलती हैं, तो ये चल रहा था आपका ओवरी के अंदर, ये कहां चल रहा था, इनसाइड ओवरी, इनसाइड ओवरी चल रहा है ये। दूसरा चल रहा होता है इसी टाइम पर एट अ मोमेंट, क्या चल रहा होता है, फॉलिकुलर प्रोलिफरेटिव फेज।
देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है। प्रोलिफेरेटिव जो फेज है ये कहाँ चल रहा होता है, इनसाइड यूट्रस। अब ये चल रहा होता है यूट्रस के अंदर। तो यूट्रस के अंदर अगर आप देखोगे तो डायग्राम कुछ ऐसा होगा कि मान लो ये यूट्रस है और इस यूट्रस के अंदर आप देखोगे कि जो भी थिकनिंग होती है, जो थिकनिंग होती है एंडोमेट्रियम की, वो यहां से थिकनिंग बढ़ रही होगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये थिकनिंग और बढ़ सकती है भाई, आप बनाना चाहो तो बना लेना ऐसे ही। और ये थिकनिंग का क्या मतलब है, प्रोलिफरेशन, यानी कहीं ना कहीं थिकनिंग हो रही है। और किस वजह से हो रही है, देखो दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंक्ड कैसे, जो भी यहां से एस्ट्रोजन निकला, जो भी यहां से एस्ट्रोजन निकला, ये वाला पार्ट वो यहां जा रहा है, समझे। तो यहां से निकला हुआ एस्ट्रोजन आगे जाकर यहां की थिकनिंग करवा रहा है, किसकी, एंडोमेट्रियम की। व्हाट इज दिस, दिस इज एंडोमेट्रियम, समझे। तो जितना ज्यादा फॉलिकल बनता जा रहा है उतना ही ज्यादा एस्ट्रोजन निकलेगा, मतलब उतना ही ज्यादा ये सिक्रीट होगा। और जितना ज्यादा सिक्रीशन इसका होगा उतनी ही ज्यादा यहाँ पे थिकनिंग दोनों तरफ, तीनों तरफ, मतलब ऊपर भी इधर भी होते जाएगी। ठीक है, तो यही था हमारा क्या, फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। अब इसके बाद अपन को देखना है ओव्यूलेटरी फेज, तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो। सो आपने इसे उतार ही लिया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं बाकी के बचे हुए दो फेजेस के बारे में। तो इसके बाद है ओव्यूलेटरी फेज। अब जैसे ही मान लो फॉलिकुलर फेज खत्म हुआ, एट द एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज क्या होता है, जो फुल्ली डेवलप्ड हमने देखा ना उसको, फॉलिकल्स को, जो कि था हमारा ग्राफिन फॉलिकल, अब क्या करेगा वो स्टिमुलेट करेगा, यानी वो सिक्रीट करेगा बहुत ज्यादा अमाउंट में एस्ट्रोजन। समझ रहे हो, उसकी जो लेयर थी ना ग्रैनुलोसा की लेयर बहुत ज्यादा बन चुकी है, तो वो क्या सिक्रीट कराएगी, ज्यादा से ज्यादा एस्ट्रोजन सिक्रीट करवाएगी। और वो सिक्रीशन ही आगे जाकर सिग्नल भेजेगा हाइपोथैलेमस के पास, और हाइपोथैलेमस क्या करवाएगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलवाएगा क्या, एलएच, समझे। एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओके, तो चलिए देख लेते हैं अगला टॉपिक अपना, थर्ड फेज, दैट इज ओव्यूलेटरी फेज। जैसे कि मैंने आपको बताया ओव्यूलेटर फेज होता है 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 14th डे यानी 14वें दिन होता है ये फेज। अब इसमें अगर आप जनरल सी बात आपको अगर याद हो तो मैंने क्या बताया था, याद करो, मैंने बताया था कि एलएच और एफएसएच सिक्रेट करवाता है कौन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, और वो कहां से निकलता है, हाइपोथैलेमस से। ठीक है, कब निकलता है, एट द प्यूबर्टी, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, जब बहुत ज्यादा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है, क्लियर। तो क्या होता है कि वो जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, और एंटीरियर पिट्यूटरी ही हमारा मेन ऐसा जो मास्टर ग्लैंड है जो निकलवाता है एलएच और एफएसएच। एफएसएच का काम फॉलिकल बनवाना, एलएच का काम आगे के कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करना, ये तो बता दिया था मैंने। लेकिन एक चीज याद रखना कि जब फॉलिकल बन रहे थे तो फॉलिकल उसी के साथ साथ सिक्रीट क्या करवा रहे थे, एस्ट्रोजन। लेकिन जब एंड में, सबसे एंड में ग्राफियन फॉलिकल बना, तो याद रखना उसने बहुत ज्यादा अमाउंट में एस्ट्रोजन निकाला, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो गया हाइपोथैलेमस के पास मैसेज लेकर कि भैया बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या निकल रहा है, आपका एस्ट्रोजन निकल रहा है। तो वो क्या करेगा, आपका हाइपोथैलेमस दोबारा मैसेज भेजेगा किसके पास, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, जिसकी वजह से और एलएच निकलेगा डायरेक्टली। समझ रहे हो। तो देखते हैं एट द एंड, एट द एंड ऑफ फॉलिक्यूलर फेज क्या होगा, जो आपका फुल्ली डेवलप्ड फॉलिकल जो होगा ना, यानी किसकी बात करूं मैं, ग्राफियन फॉलिकल की। ये क्या सिक्रीट करेगा, कहीं ना कहीं ये सिक्रीट करेगा, सिक्रीट्स एस्ट्रोजन,
इसको ना लिखकर अपन लिखेंगे एस्ट्रोजन, दूसरा मार्कर लेते हैं। और एस्ट्रोजन का भी कितना, बहुत हाई लेवल, ठीक है भाई। अब ये जो लेवल एस्ट्रोजन का निकला, इसकी वजह से आप देखोगे तो एस्ट्रोजन यहां पर पीक पर है, एस्ट्रोजन एट पीक। अब ये पीक पे होने की वजह से क्या करेगा, ये जाएगा, ये जाएगा और स्टिमुलेट करेगा, किसको, स्टिमुलेट करेगा हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी से पहले हाइपोथैलेमस को, ठीक है। ये हमारा हाइपोथैलेमस है। अब हाइपोथैलेमस को जैसे ही ये स्टिमुलेट करेगा, तो याद रखना हाइपोथैलेमस तो पहले ही से क्या कर रहा था, जीएनआरएच निकाल रहा था, जीएनआरएच निकाल रहा था, जिसकी वजह से वो यहाँ जा रहा था और यहाँ से हार्मोन निकाल रहा था एलएच और एफएसएच, समझे। लेकिन दोबारा जब इसने स्टिमुलेट करा तो दोबारा ये जाएगा इसी के पास, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, और यहाँ से दोबारा से निकालेगा क्या, एलएच। ओके, अब दो बार एलएच निकलने की वजह से यहाँ पर एक टर्म आता है जिसको हम लिखते हैं कि देखो यहाँ पर एलएच निकल रहा है, यहाँ पे एलएच निकल रहा है, ये दोनों एलएच मिलकर यहाँ पर एक चीज बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं एलएच सर्ज। यहाँ क्या होगा, एलएच सर्ज होगा। अब एलएच सर्ज क्या है, इस टाइम पर एलएच जो है अपने पीक पर हो जाता है, एलएच एट पीक, और यही कॉज बनता है बेटा, कॉज ऑफ ओव्यूलेशन, ठीक है, ये याद रखना। तो आपसे कोई पूछे कि ओव्यूलेशन क्यों होता है तो बता देना कि इसमें आपके फॉलिकल यानी ग्राफिन फॉलिकल और एलएच दोनों की मिली भगत होती है, क्योंकि ग्राफिन फॉलिकल क्या करता है, एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा निकालता है, जिसकी वजह से वो पीक पे पहुंच जाता है और वो स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस पहले से ही आपका एलएच निकाल रहा था, फिर वो और एलएच निकालता है, जिसकी वजह से एलएच बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एंड इतना ज्यादा एलएच होने की वजह से क्या होता है, सेकेंडरी oocyte को जबरदस्ती फॉलिकल से, ग्राफिन फॉलिकल से बाहर आना पड़ता है। एंड that process या that phase is known as ovulatory phase या ovulation। तो आपका प्रोसेस हो गया और फेज आपका ovulatory phase कहलाएगा। फिर बात कर लेते हैं इसी के साथ साथ लगे हाथों फोर्थ फेज की, that is your लूटियल फेज। ये लूटने वाला फेज नहीं है भाई, कहीं तुम सोचो भैया लूटियल लिखा हुआ है, लूटियल फेज, या फिर इसको कहते हैं सिक्रेटरी फेज। अब ये जो फेज है भाई, ये कब से कब तक स्टार्ट होता है, मैंने बता दिया था आपको, ये 15वें दिन से लेकर 28वें दिन तक चलता है, और इट मे बी वेरी, है ना, सारे के सारे फेज वेरी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि जो डेज होते हैं मेंस्ट्रुअल के वो किसी में सेम तो नहीं होता, हर किसी में, मेजॉरिटी में तो सिमिलर रहता है, लेकिन बहुतों के अंदर दिक्कतें आती रहती हैं। ओके, तो किसी का कम, किसी का ज्यादा, किसी का पहले, किसी का बाद में, ये होता रहता है। ओके, तो अब बात करूं अगर मैं ल्यूटियल फेज की, तो ल्यूटियल फेज कहीं ना कहीं ओवरी के अंदर ही होगा। ये कहाँ चल रहा होगा, इनसाइड ओवरी, और ये चल रहा होगा आपका यूट्रस के अंदर। तो दोनों में क्या काम होगा, मेन आप देख लो। तो ल्यूटियल फेज के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन होती है ना, कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन होती है, और कॉर्पस ल्यूटियम की अंदर से ही क्या निकलता है, दो हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, और वो उसके सिक्रीशन ही वही चीज आगे जाकर सिक्रेटरी फेज में भी काम आता है, यानी यूट्रस के अंदर काम करता है। जैसे कि देखो ल्यूटियल फेज में क्या होता है, इस फेज में हम देखते हैं फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम अकर्स। ओके, अब एक बार कॉर्पस लूटियम बन गया तो उसके अंदर से क्या होता है वो देखो, कॉर्पस लूटियम बन गया तो ये रिलीज करता है, क्योंकि ये एक्ट करता है एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो आप देख सकते हो इट एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, और एक बार ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रहा है तो हम जानते हैं कि सारे एंडोक्राइन ग्लैंड कुछ ना कुछ हार्मोन सिक्रेट करती है, तो ये भी सिक्रेट करता है, और ये जो सिक्रेट करता है वो हम जानते हैं ऑलरेडी, दो हार्मोन है, एक है आपका प्रोजेस्टेरोन, दूसरा है आपका एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन की अगर मैं बात करूं तो प्रोजेस्टेरोन कुछ और नहीं, ये मेंटेन करवाएगा किसको, एंडोमेट्रियम को। याद रखना, ये मेंटेन करता है,
मेंटेन एंडोमेट्रियम वॉल, और उसी वॉल को ये कैसा बना देता है, ग्लैंडुलर ग्लैंडुलर प्लस सिक्रेटरी। सिक्रेटरी, ठीक है, यानी वही आपका जो एंडोमेट्रियम की वॉल है ना, वो ग्लैंडुलर हो जाती है और वो कुछ कुछ सिक्रीट कर रही होती है, उसके अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स बन जाते हैं। दैट्स द रीजन कि जब पीरियड्स आता है तो उसमें से ब्लड निकल रहा होता है, समझे। और वही बात कर लेते हैं एस्ट्रोजन की, तो याद रखना जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन तो भाई एक ही काम करवाएगा, मैंने बताया था अभी आपको, जहां दिख जाए लिख दो आग बंद करके। ये क्या कराएगा, अगेन थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, यानी ये क्या करता है, ये थिकनिंग करवाता है एंडोमेट्रियम की। तो ये हमारे चारों के चारों फेज अपने आराम से इजी इजी पे में कंप्लीट कर लिए, समझ में आया। तो इसको एक बार फटाफट से आप अपने नोट्स में उतारिए। देन बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन की, जो कि है हमारा इस पूरे मेंस्ट्रुअल फेज का ग्राफ, ठीक है। तो फटाफट से इसे नोट कर लो। मैंने बायो लेकर चैन खोया, नींद खोई। क्यों भाई, आप लोगों को भी ऐसा ही लग रहा है क्या, ये सब पढ़ने के बाद, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ने के बाद, कि यार नींद चैन सब उजड़ गया, और कहीं गाना गाने का मतलब मेरा चैन वैन सब उजड़ा। कोई बात नहीं, देखो ये तो इजी था, ये तो कुछ भी नहीं। लेकिन जो आपका पिछले 2 सालों से पेपर में आ रहा है ना, वो डायरेक्टली एनसीईआरटी, मतलब डायरेक्टली सीबीएसई क्या करिए, एनसीईआरटी का पेपर, मतलब वो जो पेज है ना ग्राफ वाला, वही उठा के दे रही है, और वहां से पूछ रहे बताओ ये क्या है, मतलब किस केस में कौन सा ग्राफ क्या आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फटाफट से अपन वो देख लेते हैं, इसको तो हटावे, तो इजी है। सो गाइस याद रखना, सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे, अब अपन देखने वाले हैं कि ग्राफ जो एनसीईआरटी का, तो मैं, मेरे को स्केल की जरूरत पड़ेगी तो मैं ले लेता हूँ, आप चाहो तो आप भी स्केल ले लेना भाई। तो सबसे पहले एनसीईआरटी ने जो ग्राफ दिखाया है, अगर आप नोटिस करो तो इस वाले वाई एक्सेस पे उन्होंने दिखा रखा है साइक्लिक चेंजेस। जो साइक्लिक चेंजेस जनरली कहाँ कहाँ होते हैं, उन्हीं को उन्होंने रिप्रेजेंट किया, ठीक है। थोड़ा और नीचे ले लेते हैं इस चीज को, ओके। तो यहाँ पर अपन वाई एक्सेस पे क्या देखने वाले हैं, जितने भी साइक्लिक चेंजेस थे हमारे, जैसे कि जैसे कि हमारा हो गया यूटेराइन साइकिल, ओवेरियन साइकिल, और उसी के साथ साथ अपन क्या देखेंगे, हार्मोन कौन सा निकलता है, पिट्यूटरी हार्मोन कौन सा होता है, और हमारा जो होता है ओवेरियन हार्मोन, वो देखेंगे, ठीक है। तो भाई, और उसके साथ साथ ये एक्स एक्सिस पे देख लेते हैं कि एक्स एक्सिस पे क्या बनाना है। एक्स एक्सिस पे पूरे की पूरी अपनी साइकिल चलेगी, कहाँ पर क्या होगा, ठीक है भाई। तो 2 मिनट मुझे देना, मैं आपके लिए ही कुछ बढ़िया चीजें ही दिखाऊंगा आप, और कोशिश ये रहेगी मेरी कि आपको पूरा ग्राफ एट अ ग्लैंस समझ में आ जाए। कोई ये ना बोले कि भैया आप तो पूरे पूरे तीर कमान लेकर ही आए हो मैदान में। एक तो दिक्कत ये है ना, स्केल से मेरे से तो लाइन खींचती भी नहीं बोर्ड पर, तुम लोग पता नहीं खींच लेते हो नहीं खींचते। कॉपी पे तो भाई साहब मेरी ड्राइंग वाह, टॉप नॉच की बनाता हूँ। तो ये देखो, यहाँ तक हमारा डायग्राम खत्म, ओके, और स्केल भी गिर गया। देन अगर आप यहाँ देखोगे तो इस एक्स एक्सिस पे अपन देखने वाले हैं डेज को, ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेट्स देखेंगे आप। तो यहां पर आप लेबल करोगे, अपन सबसे पहले यहां देखेंगे यूटेराइन चेंजेस, इसके जस्ट ऊपर अपन देखेंगे ओवेरियन हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन का लेवल है यहाँ पर। इसके ऊपर जाओगे तो फॉलिकल यानी ओवेरियन चेंजेस देखने वाले हैं हम। इसके ऊपर जाओगे तो पिट्यूटरी, पिट्यूटरी हार्मोन का लेवल देखेंगे हम।
ओके, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इधर बात कर लेते हैं तो कुछ कुछ चीजें जो कि हमारे काम की है। अगर आपको याद हो मैंने बताया था यहाँ से जीरो से लेकर कुछ 5 डेज, 5 डेज क्या इंग्लिश बोल रहा हूँ, वाह, 1 से लेकर 5th डे जो होता है वो अपना मेंस्ट्रुअल फेज होता है। देन यहीं से स्टार्ट होता है 6 से लेकर 13th डे जो होता है वो अपना फॉलिकुलर या फिर प्रोलिफरेटिव फेज होता है, ये तो अपने को पता ही है, ठीक है। देन यहां से थोड़ा सा आगे, हल्का सा आगे लेके जाओगे तो यहीं पर मान लेते हैं 14th डे आ जाता है एंड दिस इज ओव्यूलेटरी फेज। और इसी डे से आगे स्टार्ट होता है, कितना भी दूर ले जाओ भाई आपकी इच्छा, 28th डे ये जाता है आपका यहाँ तक। ओके, क्लियर है भाई। तो यहां से हमें एक बार दोबारा से लाइन खींचनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे अपने को दिखाना पड़ेगा ओव्यूलेटरी फेज। अब देखो, आप क्या कर सकते हो, इसको डॉटेड लाइन से दिखा सकते हो क्योंकि हमें इसकी इतनी ज्यादा लाइन की जरूरत नहीं है। याद रखना जितना ज्यादा सुंदर डायग्राम बनाओगे उतना ही पढ़ने में मजा आता है। तो इस तरीके से देखो, ये 14th डे है, चाहो तो इसी के नीचे आप इनके नाम लिख लेना। ये आपका 1 से लेकर 5 दिन होता है अपना मेंस्ट्रुअल फेज, ये आपका प्रोलिफरेटिव फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड ल्यूटेल फेज, ठीक है। अब मेन काम, मेन मुद्दे पे आते हैं। अगर याद हो तो 1 से 5 दिन तक, 1 से 5 दिन तक क्या होता है, शेड ऑफ हो रहा होता है, कुछ ना कुछ इस तरीके से होता है। एनसीईआरटी ने कुछ ऐसे ही दिखाया भाई, तो आप लोग भी प्यार से इतना ही सुंदर डायग्राम बनाना। 14th डे पर आ गए, 14th डे पर ओवुलेशन होगा और इस डे से ये मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ये डे खत्म, काम खत्म, यहाँ से इसको गिराना स्टार्ट दोबारा कर दो क्योंकि यहाँ से दूसरी साइकिल अगले महीने की साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ, ठीक है। समझ में आएगा इस। देन अगर आप देखो 1 से 5वें डे, 1 से 5वें दिन, तो यहाँ से यहाँ तक आप दिखा सकते हो ब्लड कि जो फीमेल है उसको क्या हो रहा होता है, ब्लीडिंग हो रहा होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको शेड कर लेना अपने स्टाइल में, आर्टिस्ट तो आप लोग हो गए, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब क्या होता है, अगर आप ग्राफ देखते हो किसका, ओवेरियन हार्मोन का, तो 2 हार्मोन थे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। मैंने बताया था कि क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिरते ही ये वाला काम होता है। तो आप देखोगे यहाँ पर 2 हार्मोन, सबसे पहले अपन देखेंगे, यहाँ बना लेते हैं ओवेरियन हार्मोन, वो भी एस्ट्रोजन, इस तरीके से कुछ, ठीक है। दूसरा आप हार्मोन बनाओगे प्रोजेस्टेरोन, ऐसा, ठीक है भाई। प्रोजेस्टेरोन कहां पर कौन सी चीज है उसको लेके चलना, भूल मत जाना। ये आपका प्रोजेस्टेरोन है, ये आपका एस्ट्रोजन है। यहाँ पर एस्ट्रोजन पीक पे गया जिसकी वजह से आप देखोगे आगे एलएच भी पीक पे पहुंच जाएगा, ओके। अब थोड़ा सा ना शिफ्ट करना पड़ेगा, ये ओवेरियन चेंजेस को थोड़ा और ऊपर लेके चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर ले लेते हैं इसको, ओवेरियन चेंजेस को, क्योंकि भाई ग्राफ थोड़ा सा ऊपर हो गया है, चाहो तो नीचे कर लो इसको, ज्यादा ऊपर अच्छा नहीं है। इसको भी नीचे कर लेते हैं इस पहाड़ को, कुछ इस तरीके से, है ना। अब क्या होगा, इस वाले फेज पे आप देखना, आपने देखा होगा कि यहाँ पर क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी, टर्सरी, फिर ये ग्राफियन, और एट द एंड में यहाँ देखो तो ग्राफियन के अंदर से क्या होता है, सेकेंडरी ओसाइट बाहर आ जाता है, ठीक है। तो यही चीज अपन प्यार से बनाते हुए चलेंगे, यहाँ पर प्राइमरी ओसाइट,
प्राइमरी oocyte, फिर यहाँ सेकेंडरी बन जाएगा, फिर ये यहाँ पर आपको सेकेंडरी ही मिलेगा। फिर बार बार मैं एक ही चीज नहीं बना के दिखाऊंगा आपको कि एंट्रम वगैरह है यहाँ पर, तो आप खुद ही अच्छे से बना लेना अपना। और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर सेकेंडरी oocyte है, ये यहाँ से बाहर निकल गया। ठीक है भाई, इस वाले फेज में अगर आप देखते हो तो दिस इज सेकेंडरी oocyte। बहुत छोटा हो गया आप लेकिन मेंशन कर लेना। तो आप यहाँ देखोगे ये आगे बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे एस्ट्रोजन का लेवल ही बढ़ता जा रहा है। एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा था, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा थिकनिंग आपकी होते जा रही है। ओके, फिर यही आगे जाएगा तो आपको मिलेगा यहाँ से कॉर्पस ल्यूटेम बनता हुआ देखिएगा। मान लो यहाँ पर क्या बन गया, कॉर्पस ल्यूटेम बन जाएगा। ये कॉर्पस ल्यूटेम बन गया, और कॉर्पस ल्यूटेम आगे जाकर फिर से कॉर्पस ल्यूटेम मेंटेन रहेगा। जब तक कॉर्पस ल्यूटेम मेंटेन रहेगा तब तक यहाँ पर ये वॉल भी मेंटेन रहने वाली है। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेगा, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को ये निकालेगा। और यहीं पर देखो हमने दोबारा पीक देखा, क्योंकि ये आकर इस पे काम कर रहा है, ये निकाल रहा है इसको। ओके गाइस, फिर अपन देखेंगे यहाँ पर लास्ट जो है हार्मोन, जो कि है पिट्यूटरी हार्मोन। पिट्यूटरी हार्मोन का लेवल। अब पिट्यूटरी हार्मोन, वैसे मैंने ये सारा कुछ समझा दिया, लेकिन आपको एक ग्राफ दिखाना बहुत जरूरी था। अच्छा, मैंने एक बात और बोला था कि यहाँ पर क्या होता है, सिक्रेटरी और ग्लैंडुलर बन जाता है। तो आप यहाँ चाहो तो ब्लड वेसल्स भी दिखा सकते हो। ठीक है, अच्छा लगने के लिए यहाँ पर आप ब्लड वेसल दिखा सकते हो, क्योंकि जब ये शेड ऑफ होगा तो ब्लड इसी के थ्रू बाहर आएगा, मतलब यही ब्लड वेसल्स बाहर आएंगे तो ब्लड आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब क्या होगा, यहाँ से आप ग्राफ दोबारा दिखाओगे तो दोबारा अगर आप देखोगे तो ये यहाँ से इस तरीके से LH आएगा। ठीक है, LH पीक बनेगा, और यहां से आएगा आप देखोगे कुछ ऐसा कुछ, पर क्या है, FSH। ऑब्वियसली बात है भाई, स्टार्टिंग में FSH ऊपर होगा। स्टार्टिंग में जो FSH का ग्राफ है वो ऊपर होगा, क्योंकि FSH इन ग्राफ को, इन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ग्राफियन, इनको क्या दे रहा है, इनको बनाने में, इनको स्टिमुलेट कर रहा है, इनको बनाने में हेल्प करवा रहा है। ठीक है, लेकिन बाद में देखोगे तो LH जो है, LH सर्ज होगा, जिसकी वजह से LH पीक पे होगा, तो आप लिखोगे ये वाला LH है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हो तो यहाँ पर क्या हो गया, ओव्यूलेशन हो गया। समझे भाई, और ये LH, तो ये क्या है आपका कॉर्पस ल्यूटेम है, Cl है ये, और ये भी कॉर्पस ल्यूटेम है। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल्स ग्राफ। ठीक है, एक बार प्यार से देखो, कितना प्यारा आपके लिए डायग्राम बनाया है। एक बार आप भी क्या करो, मेरे साथ साथ जो मैंने बनाया था ना, आप भी उसी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करो। एंड आई हैव, और क्या है कि मैं श्योरिटी के साथ कहता हूं कि आप भी इस डायग्राम को आसानी से बना लोगे। मेजर इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पूछा जाता है याद रखना, वो आपसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल पूछेंगे, कौन ऊपर है कौन नीचे है। FSH और LH का ग्राफ में आपका क्या पूछा जाएगा, लेवल पूछा जाएगा कि कौन ऊपर होता है कौन नीचे होता है। ठीक है, बाकी चीजें तो आपको इजीली आपको समझ में आ गई होंगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर, एंड आई होप सो कि आपको चीजें समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो एज यूजुअल जैसे मैं आपको बताता हूँ कि चीजें आप कमेंट में आके पूछ सकते हो जो आपको नहीं समझ में आई। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन होता है बैक जाकर दोबारा रिवाइंड करके चीजें देख सकते हो। एंड मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।